तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में झारखंड बोर्ड कक्षा 10वीं विज्ञान का मॉडल सेट 3 का जो है कंप्लीट सोल्यूशन देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इस वीडियो में जितने भी मैं आप लोग को सोल्यूशन देने वाला हूँ, जो भी मैं आप लोगों को पहले भी सोल्यूशन दिया है, आप लोग अच्छे से समझिएगा, क्योंकि दोस्तों रटने से बेस्ट होता है समझना। आप अगर अच्छे से समझ जाते हैं तो रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जो है इसी से जो है याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं आपको जो है सोल्यूशन आप लोगों को देता हूं। देखिए पहला जो क्वेश्चन आप लोगों का आएगा वो आपका सेक्शन ए से आएगा। ठीक है, जो कि आपका जो है जिसमें कि किन्हीं 5 प्रश्नों का ही आप लोगों को उत्तर देना है, जिसमें कि प्रत्येक सवाल जो है 2-2 अंक का होगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विभवांतर का एसआई इकाई क्या है, उस उपकरण का नाम बताइए जो चालक के टर्मिनल के बीच विभवांतर के बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, यानी कि उस चालक का एक आपको टर्मिनल का नाम बताना है जो कि टर्मिनल के बीच के जो विभवांतर होता है उसको बनाए रखती है। तो देखिए इसका जो आंसर आप लोगों को लिखना है, तो सबसे पहले आपको आंसर देना है कि विभवांतर को जो एसआई इकाई होता है उसको वोल्ट होता है। ठीक है, यानी कि उसको वोल्ट कहते हैं, एसआई मात्रक भी वोल्ट होता है, और बैटरी चालक के टर्मिनल के बीच विभवांतर को बनाए रखने का मदद करता है। ठीक है, बैटरी जो है चालक के टर्मिनल के बीच के विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि ए मीटर का प्रयोग कौन सी भौतिक राशि को मापने में की जाती है, इसे जो है विद्युत परिपथ में किस तरीके से संयोजित किया जाता है। तो देखिए दोस्तों 2 नंबर जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कह रहा है कि ए मीटर का प्रयोग है ना, तो देखिए इसका आंसर आपको लिखना है कि ए मीटर का प्रयोग विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है, यानी कि विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, यानी कि जोड़ा जाता है। याद रखिएगा ए मीटर का जो प्रयोग होता है विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है, और इसको जो है श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर कहता है कि सोल्डर जो एक मिश्र धातु है वह किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है। तो सोल्डर जो है टीन और लेड को मिलाकर जो है बनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा सोल्डर को क्या होता है, टीन और लेड को मिलाकर जो है बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर है। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक समजातीय श्रेणी के यौगिक होंगे, जिसमें दिया है CH4, C2H4, C2H6, C2H2। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, C2H6 जो है ये क्या है आपका जो है, जरा ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा होगा एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, इसका तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिर इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ये सभी आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो देखिए इसका जो आप लोगों को आंसर देना है दोस्तों, आप लोगों को आंसर क्या लिखना है, आपका जो ये हो जाएगा CH4 ये हो जाएगा एक पहला, और दूसरा क्या हो जाएगा C2H6 हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आपको इसी को याद कर लेना है, समझना है अच्छे से इसको जो है रट लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 5वां नंबर की ओर चलते हैं। देखिए 5वां नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता का क्या लाभ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कि स्त्रियों में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं, और जबकि पुरुषों में जो है XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए कई सारे आप लोग कमेंट करते हैं कि सर XX गुणसूत्र और XY गुणसूत्र में क्या अंतर होता है। इसके बारे में डिटेल से जो है आप लोगों को वीडियो देने वाला हूँ, अगर इस वीडियो में बताऊंगा तो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है कि परितंत्र में अजैव घटक का उदाहरण दे। तो देखिए जल मृदा जो है वायु का जो है एक अधिक तम जो है ये उदाहरण है। इसको इस प्रकार आप लोगों को देना है कि वायुमंडल में, या वायु जल प्रवाह भी कह सकते हैं। ये आपको आंसर इस प्रकार लिखना है कि जल मृदा वायु आदि परितंत्र के अजैविक घटक का उदाहरण है। ठीक है, जल मृदा वायु जो है परितंत्र का एक अजैविक घटक का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ का कितना प्रतिशत
अगले स्तर पर पहुंचता है, तो इसका आंसर आपको लेना है 10%, ठीक है, यानी 10% ही अगले स्तर तक पहुंचता है। तो इसका आंसर इस प्रकार लिखना है कि प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ का केवल 10% ही अगले स्तर तक पहुंचता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका सेक्शन जो है बी से दिया गया पूछा जा रहा है, जिसमें कि आपको जो है किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को देना है, जिसमें कि प्रत्येक सवाल जो है 3-3 अंक का है, ठीक है। जिसका कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है नीचे दिखाए गए 2 तारों P और Q में से किसका प्रतिरोध अधिक होगा और क्यों होगा, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, आप ध्यानपूर्वक यहाँ पे पिक्चर को समझिएगा। इस पिक्चर में पहला वाला जो P तार वाला है, इसको आप ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। ये जो है थोड़ा मोटा है और नीचे Q वाला जो आकृति दिया गया थोड़ा पतला है। तो क्या करना है, देखिए आप याद रखिएगा, तार P वाला जो है इसका क्षेत्र क्या होगा, अधिक होगा, तो इसका जो है प्रतिरोध अधिक होगा। और Q वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो नीचे वाला, तो ये वाला जो है इसका जो है सांकड़ा है, यानी कि छोटा क्षेत्र है, तो ये जाएगा क्षेत्र इसका कम है, तो इसका प्रतिरोध भी कम होगा। तो आपको जो है इस प्रकार लिखना है, यहाँ पे लिखना है कि P का क्षेत्रफल ज्यादा होने के कारण प्रतिरोध अधिक होगा और तार Q का क्षेत्रफल कम होने से इसका प्रतिरोध कम होगा। इस प्रकार आप लोगों का आंसर लिख देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 9 नंबर देख लेते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की SI मात्रक लिखें। जब एक चुंबकीय सुई को किसी धारावाही चालक के पास लाया जाता है तो वह विक्षेपित हो जाती है, क्यों। देखिए दोस्तों, ये जो है क्वेश्चन है VBI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है, अच्छे से इसको समझना है। देखिए इसका आंसर आपको इस तरह से लिखना है कि चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक एम्पियर, मीटर, टेस्ला और वीबर है, ठीक है। आपको इस तरह से लिखना है। SI मात्रक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का एम्पियर, मीटर, टेस्ला और वीबर है, ठीक है। इसका जो है आगे यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था, यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा था आगे, इसी में जो है 2 क्वेश्चन था कि एक चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक जो मैंने बताया कि एम्पियर जो है मीटर टेस्ला होता है, और इसमें फिर कह रहा था चुंबकीय सुई की किस धारावाही चालक के पास लाया जाता है जो कि विक्षेपित हो जाती है और क्यों होता है। तो ये आपका आंसर इस प्रकार लिखना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, धारावाही चालक में प्रभावित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। इसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। इस तरीके से आप लोगों का आंसर दे देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 10वां नंबर जो है काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला क्वेश्चन, यहाँ पे 2 क्वेश्चन इसका पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि प्लेटिनियम, सोना और चांदी का उपयोग जो है आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है। देखिए पोटेशियम जो होता है और सोना चांदी जो होता है ये बहुत ही चमकदार होता है। साथ में क्या होता है कि ये जो है अति उच्च के मान के समान होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों को इस प्रकार लिखना है दोस्तों कि प्लेटिनियम और सोना चांदी आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह जो है बहुत ही कम अतिक्रियाशील होता है, ठीक है। ये जो है बहुत ही कम जो है अतिक्रियाशील होता है और बहुत ही कम क्षय होता है, ये वाला, ठीक है। प्लेटिनियम, सोना चांदी, इस प्रकार लिखना आंसर। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे कह रहा है कि सबसे अधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ का नाम बताइए। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है, ये होता है हीरा। ये तो आप लोगों को मालूम ही है कि सबसे ठोस जो है प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है, वो हीरा होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हीरा सबसे अधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। देखिए दोस्तों 11 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों की संरचना बताइए। पहला दिया है मिथेनॉल, उसके बाद दिया है फॉर्मल्डिहाइड, उसके बाद है एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है मेथनॉल का समझिएगा, मेथनॉल का क्या होता है जरा ध्यान दीजिएगा। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है, सबसे पहले इसको लिखेंगे रासायनिक सूत्र का, तो रासायनिक सूत्र है CH, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, CH3OH, ये याद रखिए, ठीक है। क्या होता है CH3OH। तो इसका जो है यौगिक संरचना आप लोगों को बनाता है। संरचना आप लोग देखना है कि सबसे पहले कार्बन क्या गो है, कार्बन एगो है, और H क्या गो है, यानी कि 4 गो है, और O जो है ऑक्सीजन क्या गो है, एगो है। तो आपको किस प्रकार बनाना है, तो सबसे पहले लिखना है H, ठीक है, उसके बाद डैश देंगे, उसके बाद फिर लिखेंगे C, इसके नीचे एक H, ठीक है, और ऊपर में भी एक तो H लिख देंगे, ठीक है, ये दे देंगे, सब में एकल बंधन देंगे, और O के साथ में भी एकल बंधन, और उसके साथ में एक तो H दे देंगे। देखिए सब जो है बराबर हो गया, H 4 गो हो गया, C जो है एगो हो गया, और O जो है एगो हो गया। ये हो गया आपका मिथेनॉल का, ठीक है।
चलिए अब दूसरा देख लेते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड का क्या होता है। देखिए फॉर्मल्डिहाइड का जो होता है देखो HC हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये होता है HCOH, तो ये होता है। तो अब यहाँ पे देखिएगा इसमें क्या है कि कार्बन एगो है, ऑक्सीजन एगो है, और लेकिन हाइड्रोजन क्या गो है, दो गो है। तो इसमें किस तरीके से आप लोगों को बनाना है, ऐसे बनाना है। इसमें क्या हो जाएगा, द्वि बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिखना है कि सबसे पहले H लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको थोड़ा सा डैश देखिए, उसके बाद C लिखेंगे, उसके बाद जो है आपको क्या लिख देना है, यहाँ पे H लिख देना है, ठीक है। देखिए अब O कहाँ पे लिखेंगे, O जो है ये कार्बन जो है इसके साथ में नीचे में यहाँ लिख सकते हैं, ऊपर में लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड देने के बाद O यहाँ पे दे देंगे ऑक्सीजन, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको संरचना बनाना है। चलिए इसी का आप तीसरा जो देख लेते हैं, तीसरा भी ये क्वेश्चन कह रहा था एसिटिक अम्ल का, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, आप यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए CH3, ठीक है, CH3COOH होता है, ठीक है, CH3COOH होता है। तो इसका जो आप लोगों को संरचना सूत्र लिखना है, तो आपको किस तरीके से बनाना है समझिएगा। तो सबसे पहले H क्या गो है, H जो है वो क्या गो है, 4 गो है, और O जो है वो 2 गो है, और C जो है 2 गो है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, H लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, H ये लिख दिए, उसके बाद क्या लिखेंगे, C लिखेंगे, ठीक है। देखिए C लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, H आपको इस तरीके से बैठा देना है, यानी कि हाइड्रोजन जो है कार्बन के समक्ष एकल बंधन में आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, फिर जो है एगो C लिखेंगे, एगो C लिख दिए, फिर O लिख देंगे यहाँ पे, और उसके बाद H लिख देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि दूसरा वाला जो कार्बन है ना, इसके समक्ष जो है एगो डबल बॉन्ड देके O लिख देंगे, ऑक्सीजन बैठा देंगे। इसके बारे में फुल डिटेल के साथ मैं आप लोगों की वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि किस तरीके से संरचना सूत्र जो है बनाया जाता है। तो दोस्तों आप जो है अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये सभी जो मॉडल सेट जारी किया गया है, इन सभी का सोल्यूशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बारी बारी से सभी का जो है सोल्यूशन आप लोगों को बता रहा हूँ। और दोस्तों चैनल पर पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो 12वां नंबर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या होगा यदि हम पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें। अगर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर पोषी स्तर के सभी जीवों को अगर समाप्त कर दिया जाता है तो सभी जीव जो है धीरे धीरे जो है समाप्त होने लगेंगे, यानी कि लुप्त होने लगेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर इस प्रकार लिखना है कि यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर देते हैं तो अगले स्तर के जीव भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे, और इसी प्रकार उन जीवन के एक पहले असर के जीवों की संख्या बढ़ जाएगी और आहार श्रृंखला का संतुलन खराब हो जाएगा। यानी कि आहार श्रृंखला का जो संतुलन होता है वो जो है काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर जो है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आप कचरा प्रबंधन की समस्या कम करने में क्या योगदान दे सकते हैं, किन्हीं 2 तरीके का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना है कि हम कचरा प्रबंधन की समस्या कम करने के लिए विभिन्न तरीके से योगदान दे सकते हैं। 2 तरीके इस प्रकार है। तो पहला तरीका क्या है कि अजैव निम्नीकरण पदार्थों का कम से कम उपयोग करना, जितने भी अजैव निम्नीकरण पदार्थ है उसका उपयोग जो है बहुत ही कम करना है, यानी कम से कम करना है आप लोगों को, ठीक है। ये आपका पहला हो जाएगा। और दूसरा आप लोगों को क्या करना है, देखिए दूसरा आपको देखना है कि प्लास्टिक जैसे पदार्थ का पुनर्चक्रण करके उसे फिर से प्रयोग किया जा सके। अगर कोई भी अजैव नवीनीकरण जैसे पदार्थ प्लास्टिक हो गया, उसको पुनर्चक्रण के द्वारा जो है फिर से उसका दोबारा उपयोग किया जा सके, तो उसका जो है कहीं ना कहीं आप लोगों का जो है समस्याओं का समाधान हो सकता है। उसमें जो हम लोग योगदान जो है आपदा प्रबंधन की समस्याओं को जो है कम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो 14 नंबर है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं, क्यों? तो यानी कि दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि जो एकल जीव होता है, जो उपार्जित लक्षण होते हैं जो कि सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते, यानी कि अपना जो है लक्षण नहीं दर्शाते हैं, क्यों ऐसा होता है? तो इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। तो आंसर इस प्रकार आप लोगों को देना है कि एक जीव द्वारा उपार्जित लक्षण जैसे लंबे नाखून, मांसपेशियां आदि में किसी भी प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। यही कारण है कि उपार्जित लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित अथवा वंशानुगत नहीं होती है। एक पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी में सामान्यतः तौर पर जो है वही लक्षण स्थानांतरित होते हैं जिनका आनुवांशिक आधार जीन अथवा
गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका सेक्शन जो है सी से पूछा जा रहा है, जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि किन्हीं 3 प्रश्नों का ही उत्तर दीजिए, जिसमें कि आप लोगों को 5 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें कि आपको 3 ही प्रश्नों का सवाल देना है जो कि 5-5 अंकों का होगा। ठीक है, देखिए पहला ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि 15 नंबर आप देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑफलाइन क्लास में भी बताया है, ऑनलाइन क्लास में भी आप लोगों को बताया है कि ओम के नियम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको आप अच्छे से ध्यानपूर्वक समझेंगे, अच्छे से उसको याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ओम के नियम को लिखे और इसका सत्यापन कीजिए। तो इसको सत्यापन किस प्रकार करना है, ओम के नियम को किस प्रकार लिखना है, अच्छे से हम लोग समझते हैं। देखिए इसका आंसर आपको लिखना है सबसे पहले ओम का नियम। ठीक है, ये बोल्ड अक्षर में आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद लिखना है ताप पर किसी चालक तार में प्रवाहित धारा का प्राबल्य चालक तार के बीच के सिरों के विभांतर के समानुपाती होता है, जहां पर आई समानुपात क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, और आई बराबर भी बटा आर हो जाएगा, जहां पर आर जो है प्रतिरोध स्थिरांक है और भी बराबर आई आर हो जाएगा, यानी कि आई इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ओम का नियम का जो है परिभाषा था, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। फिर से मैं बता देता हूं कि किसी भी चालक तार में प्रवाहित धारा का प्राबल्य चालक तार के सिरों के बीच के विभांतर के समानुपाती होता है। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद करेंगे। चलिए इसका आगे जो है सत्यापन को देखते हैं, सत्यापन किस तरह से आपको करना है। देखिए सत्यापन लिखने के बाद डैश देंगे, उसके बाद लिखेंगे ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए चालक तार के टुकड़े को श्रेणी क्रम में 1 एमीटर और समांतर क्रम में 1 वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं, यानी कि श्रेणी क्रम में 1 एमीटर और समांतर क्रम में 1 वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं। चालक तार के दोनों छोर को एक सेल से जोड़ देते हैं। विद्युत परिपथ पूरा हो जाने पर चालक तार में विद्युत धारा प्रभावित होने लगती है। प्रभावित धारा को एमीटर और विभांतर को वोल्ट मीटर से माप लेते हैं। देखिए दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो विद्युत धारा होती है उसको एमीटर से मापा जाता है, और जो विभांतर होती है उसे क्या किससे मापा जाता है, वोल्ट मीटर से। ठीक है, तो आगे आपको लिखना है कि अब सेलों की संख्या बढ़ाकर विभांतर को बढ़ाया जा सकता है। जब विभांतर क्रमशः 1, 2, 3 गुनी हो जाती है तो हम यह देखते हैं कि धारा की प्रबलता भी 1, 2, 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, यानी कि जिस तरीके से सेलों की संख्या बढ़ाएंगे उसके अनुरूप क्या हो जाएगा, धारा की प्रबलता भी बढ़ेगी, यानी कि 1, 2, 3 गुनी हो जाएगी। धारा की प्रबलता जैसे ही बढ़ेगी तो विभांतर भी बढ़ेगा। तो आपको अब क्या करना है कि इसे जो है ग्राफ में आपको प्रदर्शित करना है, ग्राफ में भी आपको दर्शाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ग्राफ के अनुरूप यहाँ पे दिया, अभी चिन्हित नहीं किया हूँ, यहाँ पे आपको समझा के चिन्हित करूंगा। ठीक है, देखिए आपको लिखना क्या है, पैराग्राफ चेंज करने के बाद यदि किसी ग्राफ पेपर में एक्स अक्ष पर विभांतर को और वाई अक्ष को धारा दर्शाया जाए तो उसका ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त होगा। इससे यह सिद्ध होता है कि किसी चालक तार में प्रभावित धारा का प्रबलता चालक तार के सिरों के बीच के विभांतर के समानुपाती होता है। देखिए दोस्तों सबसे पहले समझिएगा कि यहाँ पे मैंने कहा है कि एक्स अक्ष पर विभांतर, तो एक्स अक्ष कौन सा है, ये वाला एक्स अक्ष है, और ऊपर वाला क्या होता है, वाई अक्ष होता है। ठीक है, तो एक्स अक्ष में विभांतर, यहाँ पे हम विभांतर ले लेते हैं और ये वाई अक्ष में क्या लेते हैं, धारा ले लेते हैं। तो इसकी जो ग्राफ होगी एकदम सरल रेखा में, ठीक है, ऊपर जाएगा और एकदम सरल रेखा में जो है एकदम प्रदर्शित करेगा। तो इससे यह सिद्ध होता है कि धारा की संख्या जितनी होगी तो विभांतर की संख्या उतनी होगी, विभांतर जितनी गुनी होगी धारा भी उतनी गुनी हो जाएगी, यानी कि ये जो होता है धारा के समान, यानी कि धारा के समानुपाती विभांतर होता है। ठीक है, ये एक दूसरे के विभांतर होता है, चलिए सॉरी समानुपात होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि 16 नंबर है। देखिए आप ध्यानपूर्वक समझेंगे, ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इस बार बोर्ड एग्जाम में पक्का गारंटी के साथ ये आने वाला है। देखिए 16 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि 4 प्रतिरोध 4 ओम 8 ओम 12 ओम और 6 ओम को कैसा जोड़ा जा सकता है कि कुल प्रतिरोधक अधिकतम हो। ठीक है, दूसरा कहता है कुल प्रतिरोध न्यूनतम हो, अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों की गणना करें। तो देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसको जो है आपको क्या करना है, देखिए कुल प्रतिरोध निकालने के लिए जो है ना, इसको जो है श्रेणी क्रम में जोड़कर अधिकतम निकालेंगे। इसका सिर्फ परिभाषा लिखेंगे, उसका न्यूमेरिकल नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप इस तरह से लिखते हैं कि सभी प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़कर हमें कुल प्रतिरोधक अधिकतम प्राप्त होता है तो आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मैंने R1 R2 R3 लिखा हुआ है, तो R4 नहीं लिखे हैं। ठीक है, R4 यहाँ पे लिख देता हूँ। R4 का जो मान दिया हुआ है दोस्तों, R4 का मान दिया है 4 ओम दिया है, सॉरी 6 ओम दिया है, तो यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा,
R4 हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने श्रेणी क्रम संयोजन का व्यंजक पढ़ा है, मैंने अगले मॉडल सेट में बताया हुआ है कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 R4 होता है, तो इसका योग होता है। तो सभी को अगर हम जोड़ देते हैं, ठीक है, यानी कि जैसे कि यहाँ पे 6 मैंने नहीं लिखा था, भूल गया था शायद, यहाँ पे 6 अगर हम लिखते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 8 4 12 12 2 कितना हो जाएगा 14 14 6 कितना हो जाएगा 20 ओम हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा टोटल 20 ओम हो जाएगा, यानी कि सार्वधिक हो गया, ये 20 ओम हो गया। ठीक है, तो उसी प्रकार दूसरा वाला जो क्वेश्चन दिया है कि कुल प्रतिरोधक न्यूनतम हो, तो इसका जो भी दूसरा वाला निकालेंगे, तो इसका लिखना है कि सभी प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ने पर हमें कुल प्रतिरोधक जो है न्यूनतम प्राप्त होता है। उसके बाद तीसरा वाला जो यहाँ पे कह रहा था, जरा ध्यान दीजिएगा, तीसरा वाला कहता है अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो इसमें क्या करना है कि जो अधिकतम प्रतिरोध निकालेंगे श्रेणी क्रम संयोजन का व्यंजक, उसके के अनुरूप जो इसका सरल करेंगे, और समांतर क्रम संयोजन इसका सरल करेंगे, जो आपका प्रतिरोधकों का ओम आएगा, यानी कि कुल प्रतिरोध आएंगे, जैसे कि इसका आया था 20 आया था, ठीक है, और इसका जितना आया था उसमें क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो ये सी वाला जो आंसर हो जाएगा अधिकतम हो जाएगा, न्यूनतम का प्रतिरोधक की गणना हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार आप लोगों को कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो 17 नंबर है, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आप जरा ध्यान देंगे, ये क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है बार बार अभी मॉडल सेट में पूछा जा रहा है कि मिसेल क्या है। तो आप जो रिपीट वाला जो क्वेश्चन है ना, आप उसको अच्छे से समझिएगा, अच्छे से उसको ध्यान में रखिएगा, मिसेल क्या, ये एग्जाम में आएगा। देखिए आगे इसमें लिखा है कि जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है। ठीक है, क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होगा। तो इसका आंसर इस प्रकार लिखना है कि जब साबुन को जल में घोलते हैं, ठीक है, या खोलते हैं, तो इसके अणु एक विशेष प्रकार की संरचना बना लेती है। इसका एक आयनिक सीधा जल के अंदर होता है और दूसरा आयनिक सिरा जो है जल के बाहर होता है। इसकी संरचना को हम क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। यानी कि जो आयनिक संरचना एक अंदर रह गया और एक बाहर हो गया जल से, तो उसको क्या कहेंगे, मिसेल कहेंगे। ठीक है, आगे आपको लिखना है साबुन की अणु में एक आयनिक सिरा होता है और एक कार्बनिक सिरा होता है। कर्मिक सिरा यानी कि कर्मिक जो कार्बनिक सिरा है वो तेल या चिकनाई को साफ में जुड़ जाता है, और जो बाकी बचा हुआ जो सिरा है वो पानी की तरफ होता है, जिससे मिसेल का निर्माण नहीं होता है। मिसेल का निर्माण होता है, इथेनॉल में जो है पानी मौजूद नहीं होता है, इसलिए जो है उसमें मिसेल का निर्माण नहीं हो सकता है। ठीक, इस प्रकार आपको आंसर देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर है, जिसमें कि 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वंशानुगत लक्षण से आप क्या समझते हैं। दूसरा ये कह रहा है कि मेडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न विकल्पी लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन को देखते हैं कि वंशानुगत लक्षण से आप क्या समझते हैं। आंसर आपको इस प्रकार लिखना है कि माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी उस संतान में स्थानांतरण होने वाले लक्षणों को वंशानुगत लक्षण कहते हैं। यह डीएनए पर निर्भर करती है या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आसानी से लक्षण दिख सकते हैं। ये क्या होता है कि डीएनए पर निर्भर होता है, और यह क्या होता है कि एक माता पिता से जो है पीढ़ी दर पीढ़ी उसके संतान में स्थानांतरित होते रहता है, उसी को कहते हैं वंशानुगत लक्षण। ठीक है, चलिए इसी का जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया था दोस्तों, जो कि यहाँ पे पूछ रहा था कि मेंडल ने प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न विकल्पी लक्षण स्वतंत्र रूप से जो है वंशानुगत होते हैं। तो आपको आंसर इस प्रकार लिखना है, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ हूँ। देखिए इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है कि मेंडल ने जो है कुछ प्रयोगों में मटर के पौधों के 2 विकल्प जोड़ों का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया। इसके लिए उन्होंने गोल बीजों वाले लंबे पौधे एवं झुर्रीदार वाले बौने पौधे के बीच संकरण कराया। पाया कि F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे और गोल बीजों वाले थे। इससे पता चलता है कि लंबाई तथा बीज का गोलाकार प्रभावी लक्षण का है, और F1 पीढ़ी में कुछ पौधे नए संयोजन प्रदर्शित करते हैं, जैसे कुछ पौधे लंबे परंतु झुर्रीदार बीजों वाले हैं, जबकि कुछ पौधे बोने और गोल बीजों वाले हैं। उपयुक्त दोनों दशाओं में यह निष्कर्षण निकलता है कि लंबाई बोना पार्ट्स बीजों का गोला होना या झुर्रीदार होना परस्पर स्वतंत्र लक्षण है, यह स्वतंत्रता पूर्वक वंशानुगत होते हैं। इस प्रकार से आपको आंसर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस सेट का जो है लास्ट क्वेश्चन है, जो 19 नंबर, जो कि काफ़ी VVI है और ये बार बार पूछा जा रहा है। 19 नंबर में पूछा जा रहा है कि अजैव निम्नीकरण पदार्थ क्या है। तो इसका आंसर आपको देना है कि वह पदार्थ जो,
प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं हो पाते हैं उन्हें अजैव निम्नीकरण कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर दे देना है 1 नंबर का। और दूसरा नंबर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार देना है दोस्तों कि हमारे द्वारा जो है उत्पादित और जैव निम्नीकरण कचरे में निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। पहला लिखना है कि अजैव निम्नीकरण कचरे से जो प्रदूषण उत्पन्न हो जाएगा एवं पानी पीने योग्य नहीं होगा। दूसरा लिखना है कि नदी नालों में इस कचरे के कारण पानी का बहाव रुक जाएगा। तीसरा लिखना है प्लास्टिक की थैलियों को जानवरों द्वारा खा लिए जाने के फलस्वरूप उनकी जो है मृत्यु भी हो सकती है। और चौथा लिखना है कि मृदा कृषि योग्य नहीं रहेगी या मृदा जो है यानी कि भूमि जो है उत्पादकता कम हो जाएगी। भूमि की उत्पादकता कम हो जाएगी अगर प्लास्टिक की थैलियाँ भूमि पर छोड़ दिया जाए तो वहाँ की जो गुणवत्ता है, उसकी जो गुणवत्ता है भूमि की, वो खेत की, उसका क्या हो जाएगा, गुणवत्ता कम हो जाएगा, यानी उसकी जो उत्पादन बहुत ही कम होगा। और इसके कारण जो है वायु प्रदूषण उत्पन्न हो जाएगा एवं वायु जो है जहरीली हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों का आंसर जो है इस सेट का जो है पूरी तरह से मैं सोल्यूशन आप लोगों को बता दिया हूं दोस्तों। तो आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। साथ ही दोस्तों चैनल पे पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को लगातार जो है मॉडल सेट की तैयारी पहले भी करा चुका हूँ और ये जो लगातार अब 2-3 जो मॉडल सेट बचा हुआ है इसका भी मैं पूरी तरह से अब कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है।